नवभारत ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था कार्य, ऊर्जा और शक्ति, और उसमें हमने कल शुरुआत की थी और बताया था कार्य के बारे में कुछ, और कार्य के बारे में अभी कुछ और बातें बताना बाकी है। जैसे कार्य का मात्रक हम पढ़ेंगे, और इसके अतिरिक्त कार्य जो है वो एंगल के हिसाब से अलग अलग तरीके से उसके मान जो है वो निकल के आते हैं। तो कल आपको बता दिया गया था जब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो उस कंडीशन में कार्य जो है वो कितना होता है, धनात्मक कार्य होता है कि ऋणात्मक होता है। 180 डिग्री अगर थीटा का मान हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। और अब हम आगे देखेंगे कि यदि वस्तु पर लगने वाला बल जो है वो वस्तु के विस्थापन की दिशा के लंबवत हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। और इस कंडीशन में किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसको आप समझिए, जैसे एक उदाहरण के द्वारा आपको बता रहे हैं कि कोई कुली जो है, जो होते हैं रेलवे स्टेशन पे सामान को इधर उधर ले जाने वाले जो होते हैं वो कुली कहलाते हैं। तो कोई कुली जो है वो अपने सर पे सूटकेस रख के और खड़ा है 15 मिनट से या आधे घंटे तक वो खड़ा है, तो बताइए उसके द्वारा कार्य कितना किया जाएगा, कितना होगा उसके द्वारा कार्य, शून्य होगा। क्योंकि यहाँ पे बल और विस्थापन जो है उसका मान 90 है। और विस्थापन का आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई गाड़ी जो है वो इधर जा रही है इस दिशा में, और बल जो है वो यदि नीचे की ओर लग रहा हो तो फिर उस कंडीशन में दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो थीटा का मान 90 डिग्री होने की वजह से कोस 90 हो जाएगा, और कोस 90 का मान चूंकि 0 आता है तो पूरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, 0, यानी कार्य उस कंडीशन में क्या माना जाएगा, 0। तो यदि वस्तु पर लगने वाला बल और वस्तु के विस्थापन की दिशा के लंबवत अगर हो तो थीटा 90 डिग्री होगा, और किया गया कार्य जो है उसका मान शून्य माना जाएगा, क्योंकि कोस 90 बराबर 0 होता है। जब वस्तु को समतल धरातल पर बिंदु ए से बिंदु बी तक खींचते हैं तो गुरुत्वीय बल mg के द्वारा कोई कार्य नहीं होता। इस उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। ये एक वस्तु है, ये धरातल है और ये वस्तु यहाँ पे आ गई। ये इसकी ए स्थिति है और ये इसकी बी स्थिति है। इसको यहाँ तक खींचा गया, इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक खींचा गया। ये वस्तु ए कंडीशन पे है और इसको बी कंडीशन तक खींचा गया, तो विस्थापन की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हुई, इधर से इधर। समझ गए। लेकिन जो वस्तु पे बल लग रहा है, गुरुत्वीय बल, वो किस दिशा में लग रहा है, वो लग रहा है नीचे की तरफ। बल किस तरफ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। तो ये बल लगने की दिशा है, ये विस्थापन की दिशा है, इस तरह और इस तरह। तो कितने का कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण हुआ कि नहीं हुआ, 90 डिग्री का। और चूंकि प्रश्न में कोस आता है कोस थीटा, तो कोस 90 लिखेंगे। और आपको पता है कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, इसलिए पूरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, W = F कोस 90 × S। तो यहाँ पे W और F का मान लीजिए 100 है, और कोस 90 का मान जो है वो 0 हो जाता है, S का मान लीजिए 10 है। तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। समझ गए। तो कोस 90 डिग्री की कंडीशन में अगर हो तो फिर कार्य का मान कितना होगा, ये आपने अभी देखा। इस स्थिति में वस्तु के विस्थापन के लिए घर्षण बल के विपरीत कार्य करना पड़ेगा। वस्तु के विस्थापन के लिए, वस्तु यहाँ से यहाँ गई है तो वो किसी पृष्ठ के संपर्क में है, और कोई भी वस्तु जब किसी पृष्ठ या सतह के संपर्क में होती है तो घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। किसी वस्तु को जब हम यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो किस बल का विरोध करना पड़ेगा, घर्षण बल बस को इसको वस्तु को रोकने का प्रयास करता है, और
गुरुत्वीय बल जो है वो नीचे की तरफ लगता है। तो इस हिसाब से हमें किसी भी वस्तु को एक से दूसरी तरफ खिसकाते समय अगर वो किसी पृष्ठ या सतह के संपर्क में है तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और वर्तुल गति जो होती है उसमें क्या होता है, वर्तुल यानी सर्कल गति। वर्तुल गति में गतिमान वस्तु पर अभिकेंद्र बल अभिलंबवत लगता है, तो अभिकेंद्र बल के द्वारा कोई कार्य नहीं होता, इस कंडीशन में भी कार्य नहीं होगा। जैसे इस तरह से इसको घुमाते हैं और बल जो है वो सेंटर से लगता है, सेंटर से लगता है इसलिए इसको अभिकेंद्र बल बोलते हैं। और गति इसकी होती है ये, वस्तु की गति जो है वो क्या हो रही है, सर्किल में हो रही है। और बल जो है वो लगाया जाता है वस्तु के सेंटर पॉइंट से। इस बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल और गति इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री। तो कोस 90 हो गया कि नहीं हो गया। इसीलिए यहाँ पर भी चूंकि कार्य कोस 90 की वजह से अभिलंबवत हो रहा है तो फिर इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः अभिकेंद्र बल द्वारा कोई कार्य यहाँ पे नहीं होता है। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि वर्तुल गति में गतिमान वस्तु पर अभिकेंद्र बल अभिलंबवत अगर लग रहा है तो अभिकेंद्र बल द्वारा कितना कार्य होगा, तो आपका उत्तर क्या होगा, 0। क्योंकि यहाँ पर वस्तु पर लगने वाला बल और उसकी गति दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है और कोस 90 बराबर 0 होता है, इसीलिए किया गया कार्य का मान जो है वो 0 होगा। फिर है कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, W = F × S से। यदि बल को हम न्यूटन में मापें और विस्थापन को हम मीटर में मापें तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन × मीटर, जिसको क्या कहा जाएगा, जूल कहते हैं। ये आपको पहले से बता दिया गया है। और 1 जूल की परिभाषा अगर हम देना चाहें, 1 जूल की परिभाषा, तो क्या लिखेंगे इसमें, 1 न्यूटन बल किसी वस्तु पे लगाकर उस वस्तु को यदि 1 मीटर तक विस्थापित किया जाता है, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाकर उसे 1 मीटर तक विस्थापित किया जाता है, या 1 न्यूटन बल लगाने से किसी वस्तु में यदि 1 मीटर विस्थापन दिखाई पड़ता है या होता है, तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाएगा। ये 1 जूल की परिभाषा है। इसमें पूछ सकते हैं 1 जूल को परिभाषित कीजिए। यदि बल को हम डाइन और विस्थापन को सेंटीमीटर में प्रदर्शित करें तो कार्य का मात्रक जो है वो अलग होगा। कार्य के मात्रक के लिए अलग अलग पद्धतियाँ होती है। एक SI पद्धति होती है, MKS पद्धति भी कहते हैं उसको, और एक होती है इसमें CGS पद्धति। तो CGS पद्धति जो होती है उसमें कार्य का मात्रक जो है वो न्यूटन नहीं बल्कि कार्य का मात्रक जूल नहीं बल्कि अर्ग होता है। कैसे होगा देखिए, हमने देखा था पहले कि यदि बल को आप किस में प्रकट करें, न्यूटन में, और विस्थापन को किस में प्रकट कर रहे हैं, मीटर में, तो इसका मात्रक न्यूटन × मीटर आपको दिखाया गया था। और अब हम कह रहे हैं कि यदि बल को हम किस में मापें, डाइन में, और विस्थापन को हम किस में मापें, सेंटीमीटर में। समझ गए। तो डाइन × सेमी, इसको क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। क्या कहेंगे इसको, अर्ग कहेंगे। और 1 जूल बराबर कितने अर्ग होता है, 1 जूल = 10⁵ डाइन होता है और × 10⁵2 सेमी होता है। तो 10⁵5 और 10⁵ जुड़ के 2 की जुड़ के कितनी हो गई, 10⁵7। और डाइन × सेमी को क्या बोलते हैं, अर्ग। तो हम इसके लिए लिख लेंगे 1 जूल बराबर 10⁵7 अर्ग होता है। ये CGS पद्धति में इसका मात्रक है। अब एक क्वेश्चन है,
न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, यदि सफ़र में जाते समय आप 12 केजी के एक थैले को 12 केजी के एक थैले को अपनी पीठ पर रखते हैं तो अपनी पीठ पर रखते हैं तो थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। इसमें देखिए जो मान दे रखा होता है उसको लिखते हैं पहले। तो कौन से मान इसमें दे रखे हैं? 12 केजी का थैला है, यानी m का मान है इसमें 12 केजी, और अपनी पीठ पर रखते हैं और थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। बारह केजी के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर, थैले को इसमें जोड़ते हैं, धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर, ये h का मान है, अपनी पीठ पर रखते हैं तो थैले पर किए गए कार्य की गणना करनी है। तो यहाँ पे h का मान कितना हो गया? 1.5 मीटर। g का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10 ms⁻², क्योंकि ये ऑब्लिक नीचे दे रखा है। यदि ये ऑब्लिक के नीचे वाली राशि ऊपर आ जाए तो किस में हो जाएगी? ऋणात्मक। तो इसको ms⁻² भी लिखा जा सकता है। तो ये अपने पास में टोटल मान आ गया। तो हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी h ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, उसके लिए फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। W = mgh, या W = m का मान कितना है? 12, g का मान कितना है? 10, h का मान कितना है? 1.5। अब इन सबको गुणा कर लेंगे। इसको इससे गुणा किया तो कितने आ गए? 15 आ गए, और फिर 15 को 12 से गुणा करेंगे। 180 जूल कार्य का मान है, तो जूल इसका मात्रक लिख देंगे। W = 180 जूल हो जाएगा। तो ये इसका आंसर रहेगा 180 जूल। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, ये बल के घटक के बेसिस है। ये बल पे आधारित था, सीधा इसमें बल का मान दे रखा था, और अब की बार जो आप देखेंगे वो है बल के घटक पे आधारित, यानी इसमें कोई थीटा का मान आपको बताया जाएगा। तो प्रश्न, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को, रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है। इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रही है। 30 डिग्री कोण बना रही है।
इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में, इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना होगा, ये इसमें क्वेश्चन है। तो जो मान दे रखे होते हैं उसको ले लेते हैं हम। दिया गया है 5 न्यूटन बल, F का मान कितना है इसमें 5 न्यूटन। बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी से 30 डिग्री कोण बना रही है, यानी इसमें कोस 30 डिग्री हो जाएगा, जिसका मान √3/2 होता है। या फिर इसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो 0.866 इसका मान होगा। और फिर है इसमें इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में S का मान कितना है 20 मीटर। तो हमें किसका मान पूछा गया, इसमें W का मान पूछा गया है। फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, W = F cos थीटा × S। या फिर हम लिख लेते हैं F की जगह पे क्या लिख लें 5 न्यूटन, और कोस थीटा है यानी कोस 90 है, तो कोस 90 नहीं, कोस 30 डिग्री, जिसका मान हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 0.866 × S का मान कितना है 20। और अब इसको कैलकुलेट हम कर लेंगे। इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे तो इसमें पॉइंट ये देखिए, इसको इससे गुणा करते हैं तो 100 आते हैं, और इसको 100 से गुणा करेंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी 86.6 जूल। इतना कार्य इसमें करना पड़ेगा। तो बल के घटक वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो इस तरह से सोल्व करेंगे, और डायरेक्ट बल का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको आप इस तरह से पहले जो बताया गया था उस तरीके से उसको आप हल कर लेंगे। इसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक है वो है ऊर्जा। ये कार्य वाला अपना टॉपिक था, और अब जो है ऊर्जा का है। तो ये नया टॉपिक है अपना एनर्जी वाला। इसको हम देखेंगे बाद में। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये 3 इसमें है। तो कार्य के बारे में हमने पढ़ लिया, इसके संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमने जान लिए। और अब ऊर्जा किसे कहते हैं थोड़ा सा इसमें बताया गया था आपको। कार्य करने की क्षमता जो होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ रखा होगा। ऊर्जा को न नष्ट किया जा सकता है, न ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऊर्जा को केवल एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा होती है, जिसमें 2 तरह की ऊर्जाएं होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इसके अलावा आपके विद्युत ऊर्जा होती है, ऊष्मा ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। तो विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं जो होती है उनकी परिभाषाएं क्या होती है ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा रूपांतरण जो किस तरह से होता है, और कौन कौन से युक्तियां जो है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है, ये सारी बातें जो है ऊर्जा वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। साथ में आपको गतिज और स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। दोनों एक दूसरे में किस प्रकार से कन्वर्ट होती है ये आपको बताएंगे। लगभग सभी प्रकार की जो ऊर्जाएं होती है उसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं ही पाई जाती है। तो ये सारा जो अपना ऊर्जा वाला चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। और ऊर्जा जो है वो भी एक अदिश राशि होती है, क्योंकि ऊर्जा जो है वो कार्य का मापदंड है, इसलिए वो भी एक अदिश राशि ही है। तो ऊर्जा वाला टॉपिक लेके कल मिलते हैं।